नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर छठ पूजा के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। साथ ही सीएम सैनी ने ब्रह्म सरोवर पर आयोजित महाआरती में भी शिरकत की। सीएम सैनी ने छठ महापर्व के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को छठ की बधाई दी। मुझे ये खुशी है कि पूर्वांचल के मेरे मेहनती और कर्मठ भाई बहन आज विभिन्न प्रदेशों में अपनी कड़ी मेहनत से वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। आप जहां जहां गए वहां वहां छठ पर्व भी पहुंच गया और सनातन संस्कृति के वहां के पुजारियों ने भी छठ पर्व को श्रद्धा व आस्था के साथ मनाना शुरू कर दिया। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी है। मुझे बताया गया है कि छठ पूजा हेतु साफ पानी के लिए आपको नहर पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। जहां नहर उपलब्ध नहीं है वहां आप छोटे छोटे अस्थायी तालाब बनाकर उसमें पानी भरकर पूजा करते हैं। हम आपके लिए पानी के स्रोत का प्रबंध करने के लिए हमारी हरियाणा सरकार प्रयासरत है ताकि आप अपने इस पर्व को स्वच्छ पानी में भव्य तरीके से मना सकें। आज इस समारोह में उपस्थित पूर्वांचल सभी बहनों और भाइयों का मैं आभारी हूं कि आपने कठोर मेहनत कर हरियाणा के विकास में अहम योगदान दिया है। आपने अपनी मेहनत और कौशल से उद्योगों की गति को बनाए रखा है तो खेतों में फसलें लहलाने का काम भी किया है। मैं पूर्वांचल परिवारों को, महिलाओं का इस बात के लिए कायल हूं कि आप बहुत मेहनती हो और आप हर समय अपने परिवार के लिए कठोर साधना करती हैं। इसी साधना का परिणाम है कि आप छठ पूजा के दिन घंटों पानी में खड़े रहकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती हैं। मैं आपकी श्रद्धा, सहन शक्ति, धैर्य और साहस को प्रणाम करता हूं। आप वही मातृ शक्ति हैं जिसकी क्षमताओं को पहचानते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज छठ पूजा के पावन अवसर पर मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि आप सबने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरी तरह साकार करके दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हमने सर्वमेव जयते में विश्वास करते हुए पिछले 10 वर्षों में आपकी सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा की राह पर आगे बढ़ रही है। इस प्रदेश के गांव और शहर के वार्डों का अब 3 गुना रफ्तार से विकास करवाएंगे। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए अब अधिकारियों को भी दिन रात मेहनत और लगन से काम करने की आदत डालनी होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव बड़तौली और रामशरण माजरा को 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरपंचों ने गांव के विकास के लिए जितनी भी मांगे रखी हैं उन सभी को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का जो मैंने अधिकारियों को भी कहा, अधिकारी भी राजी हो रहे थे, पूरे राज्य थे अधिकारी भी। मैंने अधिकारियों को कहा है ये सरकार
ये सरकार किसी की कृपा से नहीं आई है, ये सरकार हरियाणा के लोगों की कृपा से बनी है और हमारी जिम्मेवारी है, हमारा जवाबदेह है लोगों के प्रति, हमने उनकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे। जो पूर्व चेयरमैन है ब्लॉक समिति की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे। बता दें कि नेवल स्थित हवाई पट्टी पर सलामी ली। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उन्हें गुलाब देकर उनका स्वागत किया। खबर करनाल से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। लोगों ने फूलों का गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का भव्य स्वागत किया। तस्वीरें करनाल से सामने आ रही हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के करनाल पहुंचने पर भारी संख्या में लोग एकजुट हुए और गुलाब का फूल देकर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आए। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद रहीं। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम ने स्वास्थ्य विभाग में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। आरती राव ने बताया कि सीएम ने प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के मामलों में कमी लाने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को फॉगिंग करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि सीएम साहब ने आज मीटिंग ली है सारे डिपार्टमेंट्स की, और इसमें सबको बोल दिया है कि जो भी सबसे ज्यादा जरूरी आज के दिन है, बिस्तरों का मामला हो, डॉक्टरों का मामला, जहां कमती हैं उनको भरी जाए, जल्द से जल्द होए ये काम। और जो भी हमारे मैनिफेस्टो में हमने प्रॉमिस किए थे, जो भी चीजें किए थे, उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और आने वाले आप देखेंगे अगले 2-3 महीनों में कि हेल्थ केयर में जितना हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड पकड़ के काम करेंगे और लोगों को जल्द से जल्द उनकी सुविधाएं भी मिलेंगी। जहां तक बातें हैं डेंगू और मलेरिया की, तो फॉगिंग के बारे में चर्चा हुई है आज के दिन, और ये भी कहा है कि डीसी सारे जो हैं जिनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे दिए जाएंगे कि हर डीसी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में फॉगिंग करवाएं। हरियाणा में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले नवचयनित विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कल्याण को नए दायित्व के लिए बधाई और अच्छे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान कल्याण ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से लोग काफी प्रभावित हैं। शिमला में केंद्रीय शहर मामलों के मंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच ऊर्जा और शहरी विकास की परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश लगातार शानन प्रोजेक्ट को वापस मांग रहा है क्योंकि इसकी लीज की अवधि पूरी हो गई है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी भी पंजाब सरकार के पास है। ऐसे में लीज की अवधि पूरी होने पर हिमाचल इस प्रोजेक्ट को वापस लेने की मांग कर रहा है। बता दें कि 200 करोड़ की आय देने वाला ये प्रोजेक्ट मंडी जिले के जोगिंदरनगर में स्थापित है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश की ओर से जो विषय आए हैं उन पर चर्चा हुई है, तो वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बताया कि विषयों को केंद्रीय मंत्री के सामने रखा गया है, जिस पर उन्होंने 15 जनवरी तक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इसलिए उन पर विषयों पर चर्चा हुई है। बीबीएमबी में भी जो हिमाचल का क्लेम है कि 7.19% ये शेयर उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये मल्टी स्टेट अफेयर है। इसलिए आपस में बैठ करके कुछ बातों पर विषय आगे बढ़ा है और पंजाब के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और आपस में बैठ के इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। इसी प्रकार एक मिनट शानन प्रोजेक्ट जहां तक है वो भी, क्योंकि उसके 100 वर्ष लीज के पीरियड के पूरे हो गए हैं और कुछ मतभेद हैं, वो खास करके पंजाब के साथ वो विषय ज्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब शायद उसमें
पंजाबी गया ना, तो पंजाब सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट में गई है। हमको तो एक उसमें एफिडेविट देना है और हम उसमें जो भी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 का था उसके अनुसार कोई मतभेद है उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद जो भी उसमें न्यायपूर्वक होगा, जो ठीक बात होगी, वही केंद्र सरकार का हमारा व्यू पॉइंट रहेगा। हम किसी को अलग से फेवर करने के विषय में नहीं है। हम तो जो चीजें एज पर एक्ट, एज पर लॉज, वो जो होगा उसके अनुसार हम अपना स्टैंड लेंगे। देखिए, देश में एक बात की तो हमारी आवश्यकता है कि हम ज्यादा ज्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें। हमारा जो टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी हमको बनानी है और धीरे धीरे जो हमारा फॉसिल ईंधन के द्वारा जो एनर्जी यानी जो थर्मल प्लांट्स हैं उसकी घटा करके और बाकी जो सोर्स हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ओर आगे बढ़ना है। अभी ठीक बात है कि हिमाचल जो कि एक पहाड़ी राज्य है, पानी की पर्याप्त मात्रा है और हाइड्रो का ही एकमात्र यहाँ ज्यादा बड़ा स्कोप है, थर्मल तो यहाँ सद को है भी नहीं। पूरे देश में एक प्रकार की इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है और बहुत अच्छी बात है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें खुला टाइम मिल जाता है और उनसे चर्चा करने के विषय जो होते हैं उन पर खुलकर चर्चा भी होती है और हमको प्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है। आज बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, विषयों को समझा गया। हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में 2-3 इश्यूज थे। पहला इशू है कि हमारी जो सुन्नी, लूरी, धौलासिद्ध और कुठेर पावर प्रोजेक्ट है उसमें 12, 18, 30 वाला प्रोजेक्ट है और 40-7 वाला प्रोजेक्ट हमको हिमाचल में वापस मिले। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, केंद्रीय ऊर्जा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के अधिकारियों के बीच शिमला में महत्वपूर्ण मीटिंग संपन्न हुई। शिमला राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ गॉर्डर ऑफ ऑनर के साथ स्वागत हुआ। हरियाणा के एनर्जी, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच हरियाणा के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। नायब सैनी पार्ट 2 की सरकार में शपथ ग्रहण के बाद अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये पहली मुलाकात है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शक्ति के पावर हाउस है और उनसे मिलना अच्छा लगता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। हरियाणा ऊर्जा विभाग की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक के बाद अनिल विज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अक्सर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली के ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना मिलती है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो शहरों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर 1 घंटे में और ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर खराब होने पर 2 घंटे में बिजली को चालू करें। अनिल विज ने इसके अलावा प्रदेश के सभी ट्रांसफार्मर की क्षमता और उन पर लोड की भी जानकारी जुटाने को कहा है। बैठक में प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य योजना की भी समीक्षा की गई। योजना के तहत सरकार के पास 1 लाख कनेक्शन के आवेदन आए हैं। 31 मार्च तक इन सभी कनेक्शन को मंजूरी दे दी जाएगी। जो ये एनर्जी डिपार्टमेंट है, इसमें कौन कौन क्या क्या जिम्मेवारी संभाले हुए है और सारों से इंट्रोडक्शन हुई है। कई चीज़ों का हमने निर्णय लिया है, जैसे ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं लोगों के, तो एक तो मैंने कहा है कि सारी स्टेट के जितने ट्रांसफार्मर्स हैं वो कितनी कैपेसिटी के लगे हुए हैं और लोड उसके ऊपर कितना है। अगर लोड ज़्यादा है तो उनको अपग्रेड। कुरुक्षेत्र में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी में 72 फीट ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया। सांसद नवीन जिंदल ने इस तिरंगे का ध्वजारोहण करते हुए उद्घाटन किया। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान है। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए
हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया। अब उनका प्रयास रहेगा कि 23 जनवरी को राष्ट्रीय झंडा दिवस घोषित करने की मांग उठाकर उसे केंद्र सरकार से पूरा करवाया जा सके, क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। दोनों दिन एक साथ मनेंगे तो अच्छा संदेश जाएगा। ट्रंप साहब को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो राष्ट्रपति बने हैं एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट्स के, और वो बहुत ही एक डायनेमिक लीडर हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत खास मित्र हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि जो अभी तक ट्रंप साहब कह रहे थे कि पूरे जो विश्व के अंदर जो युद्ध छिड़े हुए हैं, जैसे यूक्रेन के अंदर युद्ध छिड़ा हुआ है, जैसे कि गाजा के अंदर जहां पैलेस्टीनियंस और इजराइल का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, मैं ये आशा करता हूं कि अब उनके आने से ये युद्ध बंद होंगे, पूरे विश्व के अंदर शांति होगी और हमारे भारत के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, ये और अधिक मजबूत होंगे। लंबे अंतराल के बाद रेवाड़ी नगर परिषद की बैठक शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में चेयरपर्सन पूनम यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने विशेष तौर पर शिरकत की। बैठक में पहुंचते ही विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मोर्चा संभाल लिया और बैठक में रखे गए करीब 2 दर्जन से अधिक एजेंडों पर विधायक ने पार्षदों के साथ सीधा संवाद शुरू कर दिया। बैठक के दौरान शहर में कोढ़ की तरफ फैल रहे अतिक्रमण, दुर्दशा के शिकार सार्वजनिक शौचालय, खस्ताहाल सड़कें, बदहाल पार्क और शहर में जगह जगह लगे कचरे के ढेर, नालों की सफाई, करोड़ों रुपए खर्चने के चौराहे पर लगी बंद लाल बत्तियां और जाम के कारण बदहाल शहर का मुद्दा सदन में गरमाया रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में डीएपी की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि डीएपी के लिए किसान परिवार समेत सहकारी समितियां भी बाहर सोने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने काला बाजारी को भी हो रही है ऐसा भी कहा। इन बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा और फिर मैं उनको डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। सच्चाई ये है कि रबी के सीजन में हरियाणा और पंजाब का किसान काली दिवाली मनाने पर मजबूर हो गया, लाइनों में खड़ा रहा। डीएपी संकट के लिए षड्यंत्रकारी भाजपा सरकार जिम्मेवार है। डीएपी संकट मैन मेड डिजास्टर है। इसके 3 पहलू हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी काटी, डीएपी का इंपोर्ट काट दिया और डीएपी की बिक्री बंद कर दी। मैं अभी आपको साबित करके दिखाऊंगा। तो भाजपाई षड्यंत्र, भाजपाई कुप्रबंधन और किसान विरोधी नीतियां ये अब जान की आफत बन गई हैं। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लाखों किसान पूरी रात कोऑपरेटिव सोसाइटीज और खाद की दुकानों के बाहर सो रहे हैं, परिवार सहित, बीवी और बच्चों सहित। और ये नजारा पिछले 1 महीने से पूरे हरियाणा और पंजाब में। कहीं लाठीचार्ज हो रहा है किसानों पर, कहीं थानों में डीएपी बांटा जा रहा है, कहीं किसान को एक डीएपी का बैग 1350 रुपए की बजाय 1900 रुपया में दिया जा रहा है, तो कहीं औने पौने दामों पर कीटनाशक दवाई और बीज भी जबरन तरीके से डीएपी के बैग के साथ दिया जा रहा है। कुछ उदाहरण मैं आपको चर्चा करूंगा, फिर समस्या पर लेकर आऊंगा। 26 अक्टूबर 2024 उचाना में कई दिनों से किसान लंबी लाइन पर डीएपी के लिए खड़ा था। आखिर में धैर्य टूट गया और बुरी तरह से पुलिस ने डीएपी खाद मांगने वाले किसानों को डीएपी तो दी नहीं,
पर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किसान को लाठियां दी। उसी दिन नरवाना में फिर किसान धरने पर बैठा रहा। उसी दिन गुला चीका में धरना और आंदोलन हुआ, कैथल में धरना और आंदोलन हुआ। 27 अक्टूबर 2024 अगले दिन, एक दिन छोड़ के अगले दिन, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल तीनों जगह डीएपी की कमी और किसान आंदोलन के चलते दीवार पर खड़ा होना पड़ा और जो सीमित डीएपी थी वो 2-2, 3-3 कट्टे करके बिकवानी पड़ी या दिलवानी पड़ी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस की हार का कारण ईवीएम को बताया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी बीजेपी के पक्ष में नतीजों की उम्मीद नहीं थी। बता दें कि उदय भान ने बीजेपी पर ईवीएम से मैंडेट चुरा लेने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने माना कि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन ना होगा हार की एक बड़ी वजह है। कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहा था, कोई मीडिया नहीं कर रहा था, कोई टीवी चैनल नहीं कर रहा था, एग्जिट पोल वाले नहीं कर रहे थे। सीआईडी रिपोर्ट है, आपकी आईबी की रिपोर्ट है, जो भी एजेंसी जो सर्वे करती है, सारे के सारे आश्चर्यचकित हैं कि ये हुआ तो क्या। ये सीधा ईवीएम में खेला हुआ है और इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मैंडेट चुराया गया है। क्या कांग्रेस की भी कुछ अपनी गलतियां रही? अब जब हारने के बाद में तो कई गलतियां निकालते हैं। ये तो बराबर के वोट लिए बीजेपी से। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी आई तो कांग्रेस में आपसी कलह मच गई, जिसके विरोध के सुर अभी तक जारी हैं। अब बीजेपी में भी विधानसभा वाइज जीत हार के पीछे विरोध करने वालों पर आरोप सरेआम लगने लगे हैं। ये नजारा नांगल चौधरी नारनौल में आयोजित दोनों अलग अलग बीजेपी कार्यशाला में देखने को मिला। इसके बाद नारनौल विधानसभा से जुड़ी बैठक यादव धर्मशाला में हुई। यहां लगातार तीसरी बार विधायक बने ओम प्रकाश यादव के तीखे तेवर देखने को मिले। उन्होंने 2 बीजेपी पर चुनाव में विरोध की बात कहकर बैठक से बाहर जाने की बात कह डाली। मामला कुछ नहीं जी, यहाँ सच्चाई बोलने लगे, भगदड़ मच गई। क्या सच्चाई थी? सच्चाई ये थी कार्यकर्ताओं की। हाँ, बीजेपी के लिए मर गए, धंधा बंद कर दिया हमारा, हर गांव के अंदर बहसबाजी चल गई। आज उनकी सुनाई है, हमारी सुनाई नहीं है। सांसद के पास जाते हैं तो फोन तक नहीं उठाता है, हमारे कोई काम नहीं हो रहा तो फिर जाए कहाँ। विधायक था हमारा, इसको पीछे पड़ के हरवा दिया जब सुनाई करता था। अब जाएंगे किसके पास ये बताओ? सांसद तक फोन तक नहीं उठा रहा हमारा, किसके पास जाए? आराम से बात कर। तो ये पहले हाथापाई क्यों बता रही? हाथापाई तो जो है दलाल बना रखे हैं वो कर रहे हैं, दलाल बना रखे हैं वो कर रहे हैं हाथापाई। उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को जानकारी दी कैसे सदस्य बनाया जाएगा और प्रत्येक बूथ पर 2-3 कार्यकर्ता हमारे सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बने और एक सक्रिय कार्यकर्ता बनने के लिए 50 उसके रेफरल और से 50 सदस्य हमारे बनाए जाए। तो ये सदस्यता अभियान चल रहा है और हमारे जिले में लगभग 2.5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी ने दिया है और उसी कड़ी में हमारे नांगल चौधरी विधानसभा में 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। उसको हम डॉक्टर अभय सिंह जी के नेतृत्व में और इस विधानसभा में 50,000 के टारगेट को हम पूरा करके और शीर्ष नेतृत्व को हम सौंपेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। कार्यकर्ता आपसी, यहाँ का लोकल कोई कार्यकर्ता तो आपसी है, बाकी पार्टी के नाते सब संगठित है और आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है और सदस्यता अभियान के निमित्त इस कार्यक्रम में आए थे। जिले के सह संयोजक के नाते पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी। यहाँ जिलाध्यक्ष जी सीताराम जी और हमारे पूर्व विधायक अपने अटेली से सीताराम जी संयोजक के नाते सब पार्टी के वरिष्ठ लोग थे और सब एकजुटता के साथ आने वाले समय में सब पूरे हरियाणा में मेरा एक ही फोकस है। नहीं, शासन पार्टी तो अनुशासन वाली पार्टी है, अनुशासन है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Through constant innovation